यूक्रेन युद्ध अब केवल टैंकों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसा बहुआयामी संघर्ष बन चुका है जिसमें सैन्य ताकत के साथ साथ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और राजनीति भी हथियार बन चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस लंबे युद्ध ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। एक और पोलैंड ने यूक्रेन को नोमिग 29 लड़ाकू विमान देने की मंजूरी देकर उसकी हवाई ताकत बढ़ाने का संकेत दिया है, तो दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज कर देश को सर्दियों के बीच एक गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लाखों लोग ठंड, अंधेरे और अनिश्चित भविष्य के बीच फंसे हुए हैं। पोलैंड की ओर से मिग 29 लड़ाकू विमानों की पेशकश यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल जावेस्की ने 15 जनवरी को स्थानीय मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया है कि उनकी सरकार यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के औपचारिक जवाब का इंतजार कर रही है और दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन विमानों की डिलीवरी, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन जैसे मुद्दों पर अंतिम सहमति बनाना अभी बाकी है। ये मिग 29 विमान सोवियत दौर के हैं जो अपनी सेवा के अंतिम चरण में हैं, लेकिन यूक्रेनी वायुसेना के लिए ये बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं क्योंकि यूक्रेन के पायलट पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित हैं और इन्हें युद्ध में तेजी से तैनात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पोलैंड इससे पहले भी 2023 में यूक्रेन को 14 मिग 29 लड़ाकू विमान सौंप चुका है और रूस के आक्रमण के बाद लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश बना था। युद्ध के दौरान पोलैंड यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक बनकर उभरा है। वो न केवल हथियार और सैन्य उपकरण भेज रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों से आने वाली सैन्य सहायता के लिए भी एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब की भूमिका भी निभा रहा है। पोलैंड का ये कदम रूस के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इन सैन्य मददों के बीच रूस ने अपनी रणनीति को और ज्यादा क्रूर और व्यापक बना दिया है। सर्दियों के बीच रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हुए हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने एक बड़े ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खार्किव के मेयर इरहोर तेरेखोव के अनुसार इस हमले के बाद शहर के बड़े हिस्सों में बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप हो गई है और लाखों लोग ठंडे घरों में रहने को मजबूर हैं। तापमान लगातार शून्य से नीचे जा रहा है और ऐसे में बिजली और हीटिंग का ना होना लोगों की जिंदगी के लिए सीधा खतरा बनता जा रहा है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सीने ह्यूबोव ने बताया कि नुकसान का आंकलन अभी भी जारी है और आपातकालीन सेवाएं बिना रुके मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जिस पैमाने पर नुकसान हुआ है उसे पूरी तरह ठीक करने में लंबा समय लग सकता है। रूस की रणनीति अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन को कमजोर करने के साथ साथ आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को निशाना बनाकर सामाजिक और मानसिक दबाव पैदा करना। ऊर्जा केंद्रों पर हमले इस बात का संकेत है कि रूस सर्दी को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूसी हमलों का असर केवल खार्किव तक सीमित नहीं है, राजधानी कीव भी लगातार निशाने पर है। कीव के मेयर विताली क्लिचको के अनुसार 9 जनवरी को हुए हमलों के बाद अब भी करीब 300 अपार्टमेंट इमारतें बिना हीटिंग के हैं। हजारों परिवार ठंडे कमरों में रहने को मजबूर हैं और कई जगहों पर अस्थायी हीटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां 1 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है ताकि बच्चों को ठंड और असुरक्षित हालात से बचाया जा सके। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार क्षेत्रीय नेताओं, सैन्य अधिकारियों और ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं और तेजी से फैसले लेने पर जोर दे रहे हैं। सुरक्षा हालात ऐसे हैं कि ज़ेलेंस्की फिलहाल कीव से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे ये तस्वीर और साफ हो जाती है कि युद्ध का दबाव अब सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका है।
ऊर्जा संकट और लगातार हमले के बीच यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। ऐसे समय में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आर्थिक संजीवनी देने की कोशिश तेज कर दी है। ब्रिटेन ने $27 मिलियन की आपात सहायता देने की घोषणा की है, जिसका इस्तेमाल सर्दियों के दौरान घरों, अस्पतालों और स्कूलों में बिजली और हीटिंग की व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्वे ने भी शुरुआती तौर पर $200 मिलियन की सहायता का ऐलान किया है। ये सहायता न केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बल्कि यूक्रेन की सरकार को ये संदेश भी देती है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थक अब भी उसके साथ खड़ा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का अचानक कीव दौर भी बेहद अहम माना जा रहा है। जॉर्जिवा ने रूसी हमलों से क्षतिग्रस्त ऊर्जा ढांचों का निरीक्षण किया और शहीद यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के लिए $8.1 अरब के नए कर्ज कार्यक्रम को जल्द ही IMF बोर्ड के सामने रखा जाएगा। अगर ये पैकेज मंजूर होता है तो इससे न केवल यूक्रेन को सीधे वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानों और दान देताओं से भी फंडिंग का रास्ता खुलेगा। युद्ध के बीच ये आर्थिक समर्थन यूक्रेन के लिए उतना ही अहम है जितना सैन्य सहायता के लिए। इन सभी बाहरी चुनौतियों के साथ साथ यूक्रेन इस समय गंभीर आंतरिक राजनीति उथल-पुथल से भी गुजर रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों ने देश की पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख विपक्षी नेता यूलिया तिमोशेंको पर आरोप लगाया कि उन्होंने सांसदों को रिश्वत देकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कमजोर करने की साजिश रची। इन आरोपों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है और युद्ध के समय इस तरह के विवाद सरकार के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। हालात यूलिया तिमोशेंको ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूक्रेन इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। रूस के लगातार सैन्य और ऊर्जा हमले, सर्दी के बीच गहराता मानवीय संकट, कमजोर होती अर्थव्यवस्था और अंदरूनी राजनीतिक तनाव, ये सभी मिलकर देश के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर रहे हैं। पोलैंड की ओर से MiG-29 लड़ाकू विमानों की सौगात और पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद यूक्रेन को कुछ राहत जरूर देती है, लेकिन रूस की आक्रामकता रणनीति ये साफ संकेत दे रही है कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि यूक्रेन इस दबाव को कैसे झेलता है और पश्चिमी समर्थन उसे कितनी मजबूती से संभाल पाता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।